हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जी देखिए, मेरा सूट कट गया है। जो मैं सूट सिल रही हूँ पिंक कलर का, वो कटिंग हो चुकी है और अभी मैं कर रही हूँ गले की कटिंग। और जो दीदी है ना, वो बना रही थी सलवार। जो सलवार तो हमारी रेडी हो गई थी, लेकिन क्या था ना कि जिनका है ये सूट, सॉरी, जो ये सलवार जो हम सिल रहे हैं नीली वाली, इसकी मैंने वीडियो भी डाली थी। इनके ना हमने पूरे कपड़े कर दिए थे, पूरा रेडी हो गया था। फिर एकदम से इन्होंने जब कपड़े लेने आई तो इन्होंने एकदम बोल दिया कि नेहा, इसमें तो पॉकेट लगानी थी। और पॉकेट का इन्होंने पहले हमें बताया नहीं था, क्योंकि ये ना उनकी मम्मी का सूट है। तो उन्होंने कहा नेहा, इसमें पॉकेट लगानी थी। तो फिर मैंने कहा चलो दीदी ठीक है, मेरे को मेरे पास छोड़ जाओ और मैं पॉकेट लगा के फिर दे दूँगी। तो अब दीदी जो है वो पॉकेट लगा रही थी और मैं जो है सूट की जो कटिंग करके अब सिलने की तैयारी कर रही हूँ। तो कपड़ा जो कम पड़ जाता है ना, तो फिर जो बचे हुए कपड़े होते हैं ना, वो मैच करके फिर करने पड़ते हैं हमें एडजस्ट। तो वही मैं नीचे बैठ के ढूँढ रही थी काउंटर के नीचे कि पिंक कलर का कपड़ा मिल जाए तो गले में मैच हो जाएगा, गले के लिए हमारा हमारा काम चल जाएगा। तो ये देखिए, जो सूट मैंने रेडी, सॉरी, सलवार जो रेडी हुई थी, उसमें पॉकेट किस तरीके से लगी है। और पॉकेट बहुत आसानी से लग जाती है, लेकिन थोड़ा-सा कस्टमर पहले बोल देते हैं ना, तो हमें जो उधेड़ने वाला काम होता है ना, सिलाई निकालने का, बस उस काम से हम बच जाते हैं। और मेरे पास एक कमेंट आया था, उन्होंने बोला कि आप वेलवेट या सनील का सूट बनाएँ तो उसके लिए वीडियो डालें और लाइनिंग लगाएँ। तो देखिए सिस्टर, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हर सूट में लाइनिंग लगे, वो कपड़ा देखकर ही लाइनिंग लगाई जाती है। तो वेलवेट में या सनील में हर कपड़े में लाइनिंग नहीं लगती है। तो अभी जो मैं बना रही हूँ, वो तो ख़ैर गरम सूट है, लेकिन जो ये दीदी तुरपाई कर रही है ना, वो सनील का ही सूट है। सनील वेलवेट जो होता है, वो अंदर से वेलवेट वाला जो लुक आती है ना, वो वाला है। तो ये दीदी जो बना कर रही हैं, वो तुरपाई कर रही थी। और इस सूट में ना झोल आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। वैसे मैं तुरपाई कहीं और देती हूँ, लेकिन दीदी के पास इसलिए करवाया कि इसमें जो है ना झोल आने के चांस होते हैं, तो कि दीदी तुम कर दो और ना तो मतलब ध्यान रखना कि इसमें झोल बिल्कुल भी नहीं आए। तो वही दीदी मुझे अब दिखाएँगी। तो देख के कह रही थी कि नेहा देख ले, झोल तो नहीं आ रहा। तो मैंने कहा नहीं, इस पे प्रेस करोगी ना तो बैठ जाएगा और झोल नहीं आ रहा है। तो अब मेरे पास कोई भी, अगर मैं वेलवेट या सनील का कोई भी सूट सिलूँगी तो मैं ज़रूर उसकी वीडियो शेयर करूँगी। और बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी अगर आप ये वाला सूट बनाएँ, वेलवेट सनील का जो सूट बनाएँ ना, उसकी एक चीज़ का ध्यान रखें कि मोटे बखिए पे ही बनाएँ। क्योंकि इसका कपड़ा इतना मोटा होता है ना, तो इसमें सिलाई अंदर बिल्कुल घुस जाती है। अब मैंने मोटा बखिया भी कच्चा करने के लिए किया ना, तो वो भी निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, इसमें निकल नहीं पा रहा था। तो उसी चीज़ का आप ध्यान रखना कि कभी भी अगर आप वेलवेट का सूट बनाएँ, तो बखिया जो है थोड़ा-सा मोटा रखना, इसमें बारीक बखिया नहीं चलता है। और एक कमेंट आया था, उन्होंने बोला है कि बाजू की कटिंग, तो बाजू की कटिंग सिस्टम में इससे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं शेयर करूँगी। तो सारी बाजू की कटिंग तो नहीं हो पाएगी, अभी गरम सूट चल रहे हैं, तो गरम बाजू की जो भी होता है, हमारे फार्मूले जो होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बाजू एक ही बारी में परफेक्ट बैठ जाती है, वो सारी वीडियो एक ही वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता दूँगी। उसमें फिर जो छोटी बाजू बड़ी बाजू, हर एक नाप का, जो मोटे हैं, पतले हैं, हर एक नाप का देखिए अलग-अलग थोड़ा-सा फ़र्क होता है। तो जो नॉर्मल चल रहा है, ज़्यादातर जो 90% बाजू हमारी कटती है ना, मैं उसकी वीडियो जो कल की वीडियो में मैं आपको ज़रूर शेयर कर दूँगी। कल की वीडियो में आपको पूरी डिटेल में सब कुछ बता दूँगी कि हमारी 90% बाजू किस तरीके से कटती है। और देखिए, ये जो वेलवेट वाला सूट है, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। इस पे हम ज़्यादा गरम प्रेस नहीं चला सकते, क्योंकि इसमें जो ऊपर का जो कपड़ा होता है ना, जो रुआ होता है, वो जलने के चांसेस रहते हैं। तो इस वजह से ना हम ज़्यादा इसमें गरम प्रेस नहीं चला सकते हैं। तो बस दीदी जो है वही देख रही थी कि बाजू में कहीं पर कच्चा कोई रह तो नहीं गया है। और ये सूट बन के रेडी हो गया है, तो इसको अभी देना था, अभी जाएगा ये सूट। इसीलिए ना दीदी ने इसको प्रेस करके और रख दिया है। और ये जो है गले की ना थोड़ी-सी तुरपाई रह गई थी उधेड़ने के लिए, कच्चा रह गया था, सॉरी। तो वही उधेड़ के मतलब देख रही थी कि नेहा ये उधेड़ने में नहीं आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल ना अंदर सिलाई, मेरी मशीन में ना बहुत मोटा बखिया मैं कर देती हूँ, लेकिन फिर भी बिल्कुल अंदर घुस गई थी सिलाई। इसमें ना बस यही प्रॉब्लम होती है कि थोड़ा-सा मोटा बखिया करें, अगर आप कच्चा भी कर रहे हो ना, तो वो भी सिलाई दिखती नहीं है। और अब जो मैं सूट बना रही हूँ ना, इसमें लेंथ बढ़ानी थी, लेंथ ना बहुत ज़्यादा कम आ रही थी, तो इसीलिए मैं इसमें डबल कपड़ा करके ना और इसकी लेंथ बढ़ाऊँगी, क्योंकि ये जिनका सूट है ना, वो काफ़ी हेल्दी है और बिल्कुल भी इसमें कपड़ा नहीं बचाता। और मेरे पास एक कमेंट आया था, उन्होंने बोला है कि 200 तो क्या 150 भी बड़ी मुश्किल से सिलाई देते हैं। तो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि अगर आप स्टिचिंग करते हैं, मुझे नहीं पता आप किस जगह रहते हैं, क्योंकि जगह का भी फ़र्क पड़ जाता है, किस लोकेशन में हैं, कैसे एरिया में आप रहते हैं। इस चीज़ का सिलाई पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, रेटों पे फ़र्क पड़ता है, सिलाई तो देखिए नॉर्मल ही होती है। और
उन्होंने बोला है कि 150 भी बड़ी मुश्किल से देते हैं। तो देखिए सिस्टर, अगर आप इंटरलॉक करके दे रही हैं और 150 रुपये सिलाई ले रही हैं तो बहुत कम ले रहे हो, आप पैसे बढ़ा दीजिए। और दूसरा, कस्टमर को ना एकदम से आप 200 रुपये मत बोलना। अगर आप रेट बढ़ाना चाहते हो ना, तो आप पता है क्या करो कि आप पहले से ही ना एक कागज़ के ऊपर लिख दो। जैसे ड्राइंग करते हैं ना स्केच कलर से, थोड़ा सा सजा के उस तरीके से ना अपने जहाँ पर आपके सिलाई स्टिचिंग वाली जगह है, जहाँ पर आप कस्टमर का नाप लेते हो, उसी जगह पर ना सामने ही चिपका दो, ताकि कस्टमर आएँ तो उनकी निगाह उसके ऊपर ज़रूर पड़े और वो देखकर ये समझ जाएँ कि हाँ, आप रेट बढ़ाओगे। और रेट बढ़ाने से पहले ना 2 महीने पहले ही वो लगा दो और एक टाइम पीरियड रख दो कि इतने से इतनी तारीख तक तो मेरा ये रेट है, इतनी तारीख के बाद इसका रेट बढ़ जाएगा। और कस्टमर ऐसा है ही नहीं, मैं 100% कहूँगी कि ऐसा कोई कस्टमर नहीं है जो रेट बढ़े पर भी आपको कपड़े ना दे। लेकिन आप इसका ना ट्राई कीजिए। जब आप शुरू करोगे ना, तो काम आगे ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको शुरुआत खुद करनी पड़ेगी। मैं आपको सिर्फ़ सलाह दे सकती हूँ, लेकिन कदम तो आपको खुद ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कस्टमर कन्विंस नहीं होते हैं, कन्विंस हो जाते हैं। आप जैसे अगर अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो लेस में ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। जैसे गोल गला बनाया, स्क्वायर बनाया, वी बनाया, कोई भी गला बना लो, बुकरम तो बुकरम ही है, उतनी ही लगेगी, कोई ज़्यादा खर्चा तो उसमें आएगा नहीं। तो मैं कस्टमर को क्या करती हूँ, मैं ये बोल देती हूँ कि वो कोई कहता है कि कोई डिज़ाइन बनवाना हो, तो मैं कहती हूँ कि हाँ ठीक है, शेप में कोई भी डिज़ाइन बना दूँगी, लेकिन अगर आप लेस लगवाओगे तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज है। तो देखिए एक्स्ट्रा चार्ज मैं क्या करती हूँ, जैसे 10 रुपये की लेस आई, तो कस्टमर को बताती हूँ मैं 20 रुपये की लेस आई है, और उसके बदले फिर मैं 20-30 रुपये उनसे एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, 50 रुपीज़ का काम बढ़ गया। लेकिन इसके लिए मैं आपको शुरू-शुरू में बोलूँगी कि आप एकदम से पैसे मत बढ़ाइए। जैसे आपका 10 रुपये की लेस आई है, 5 रुपये मीटर है, 10 रुपये मीटर है, उसका डबल रेट बता दीजिए। जैसे 10 रुपये की लेस आई है, तो आप बताइए कि 20 रुपये की लेस आई है। तो कस्टमर ये सोचेगा चलो 20 रुपये की लेस, लेस तो आपके कपड़ों में ही लग गई, कि दीदी 10 रुपये और एक्स्ट्रा बढ़ा के दे दो कि 10 रुपये की मेरी मेहनत। यानी आपको सूखे-सूखे 10 की लेस आई है और आपको वो 30 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो यानी 20 रुपये की आपको बचत हो गई। वो आपकी बचत आपके हाथ में जाएगी। और अगर कोई नहीं भी दे रहा, अगर 20-20 रुपये ही देकर जा रहे हैं, जैसे आपकी 150 रुपये सिलाई है, वो आपको 170 ही देके जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। लेस लगाने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन क्या है कस्टमर बनाने में टाइम लगता है। और सबसे अच्छा जो कहते हैं ना दुकानदार, वो होता है जो गंजे को कंघी बेच दे। अब गंजे को कंघी, आप भी हँसोगे कि गंजे को कंघी कैसे बेचे? तो गंजे को कंघी देखिए, अगर किसी दुकान पर कोई गंजा गया है कि तेल दे दो, मुझे तेल चाहिए, तो उसको आपको कंघी बेचनी है। एक ही आपके लिए चैलेंज हो गया कि आपको उसे कंघी बेचनी है। तो आप कंघी कैसे बेचोगे? उसको बोलो कि आप तेल सर में लगाओगे, बाल तो है नहीं, तो सर में तेल लगाओगे, तो तेल इसीलिए लगा रहे हो ना कि बाल उगे, तो क्या आप कंघी लेकर जाओ। जब आप 100 रुपये का तेल ले सकते हो, तो क्या 20 रुपये की कंघी नहीं ले सकते? वो जो गंजा होएगा वो आपको यही कहेगा कि आप क्या मेरी मज़ाक उड़ा रहे हो? कि भई मैं बालों में, मेरे सर में बाल नहीं है और मैं कंघा मारूँगा? तो आप उसको यही जवाब दो कि आप देखिए, जब सर में तेल लगाएँगे, रोम छिद्र खुलेंगे, अगर आप कंघी मारोगे तभी तो बाल उगेंगे। अगर आप अपने सिर में कंघी ही नहीं मारोगे, रोम छिद्र नहीं खुलेंगे, तो बाल कहाँ से आएँगे? तो देखिए, जब कोई इंसान कोई गंजा 100 रुपए का तेल ले सकता है, तो क्या 20 रुपए की कंघी नहीं ले सकता? वो 100% आपसे कंघी खरीदेगा। तो ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है कस्टमर को कन्विंस करने का। वो आपके हाथ में, आप कन्विंस कैसे करते हो? इसके लिए देखिए, मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सलाह दे सकती हूँ, आपको समझा सकती हूँ, लेकिन थोड़ा-सा टाइम लगता है। आपको अपने आप ही कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्टिव होएगा, आपकी तरफ खुद दौड़ा चला आएगा, खींचा चला आएगा। इसके लिए आपको खुद प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपको खुद इस चीज़ की, बोलने की, हर एक चीज़ की तैयारी आपको खुद करनी पड़ेगी। और वो कैसे करोगे? तो उसके लिए थोड़ा-सा आप अपने लिए टाइम निकालो, अपने अपने आप को टाइम दो कि एक तो पेशेंस रखो, कस्टमर से बात करते हुए हर एक चीज़ के लिए एक पेशेंस रखो, और कस्टमर को ना कन्विंस करो एक्स्ट्रा काम करवाने की। जैसे डोरी का मैं बताती हूँ कि मैं डोरी लगाती हूँ 5 रुपए मीटर, अगर मैं पूरी डोरी का बंडल लाऊँ तो वो मुझे साढ़े 3-4 रुपए मीटर पड़ता है। मैंने 1.25 मीटर डोरी लगाई, 5 रुपए की हो गई। लेकिन उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि दीदी इसके मतलब इस 10 रुपए 15 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, कि डोरी कितने की आती है कि 10 रुपए मीटर है, 15 रुपए लगेंगे। तो वहाँ पे मेरे को सूखे 10 रुपए बच गए।
यही छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जो कस्टमर को ये लगता है कि अरे वो तो 10-20 रुपए में डोरी लगा देती है, बाहर तो 50 रुपए रेट चल रहा है। लेकिन कस्टमर इस चीज़ से खुश हो जाता है कि नेहा के पास जाओ, नेहा तो कम में कर देती है। लेस का एक्स्ट्रा काम होता है, हर सबको पता है कि अगर हम लेस लगवाएँगे तो लेस लगाने के चार्जेस अलग हो जाते हैं। वो एक्स्ट्रा दुकान वाले जो होते हैं 10 रुपए की लेस को 50 रुपए में बताकर और सूट पे लगा देते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं बताती हूँ। और उसी रेट में ही 10-20 रुपए एक्स्ट्रा लेकर ही उसी में ही काम कर देती हूँ। अब कोई कहता है कि सिंपल गला मुझे बोलते हैं कि तुम्हारा रेट क्या है? मैंने बोल दिया 300 रुपए, तो कि कोई भी गला बनवा लो। तो मैं यही बोलती हूँ कि हाँ, शेप में कोई भी गला बनवा लो, कोई डिज़ाइन बनवाओगे तो उसका अलग चार्ज है और शेप में कोई डिज़ाइन बनवाओगे तो उसका कोई चार्ज नहीं है। तो इस चीज़ से ना कस्टमर को ये लगता है कि यार ये शेप कोई भी बना देती है और एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लेती। तो ये छोटी-छोटी ट्रिक होती हैं जो हमारे काम को आगे बढ़ाती हैं। और अगर आप पैसे बढ़ाने की बात कर रहे हो ना तो सिस्टर आपको मैं एक सलाह दूँगी कि आप पैसे बढ़ाने के लिए अभी ही लिख दो कि होली के बाद ये रेट इतना हो जाएगा। मेरी 150 सिलाई है, होली के बाद मैं ढाई 200 रुपए कर दूँगी। और मैं 100% श्योर होंगी कहूँगी कि आपके जो कस्टमर हैं ना वो 200 रुपए में भी आपसे ज़रूर सिलवाएँगे। और एक कमेंट आया था मेरे पास, उन्होंने बोला है कि दीदी हमारे जो शोल्डर है ना, जो गला है वो गिरा-गिरा बनता है। तो उसके लिए देखिए मैं आपको यही कहूँगी कि उसमें ना फिटिंग का और जो नाप है ना उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। तो मैं एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं पूरी प्रॉपर कटिंग करके दिखाऊँगी कि जिसकी वजह से हमारे जो शोल्डर हैं वो क्यों गिरते हैं। वो एक तो नाप लेने का फिटिंग का नाप तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो हमारी चेस्ट है ना, उसकी प्रॉपर फिटिंग होनी चाहिए और गले के हिसाब से हमारा जो तीरा है वो कटता है। तो वो क्या फ़ॉर्मूले होते हैं, वो क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो मैं देखिए डिटेल में एक वीडियो पे ही बता पाऊँगी क्योंकि मुँह ज़बानी वैसे बताना तो मुश्किल हो जाएगा, मैं आपको कितना भी समझा लूँ। जब तक मैं आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाऊँगी, जब तक मैं आपको सूट पे कटिंग करके और फ़ॉर्मूला निकाल के नहीं दिखाऊँगी, तो शायद आपको नहीं समझ में आएगा। और ये जो ब्लाउज़ है, ये ब्लाउज़ मेरा जो काफ़ी दिन पहले का कटा हुआ था और बनने में नहीं आ रहा था क्योंकि जो एक्स्ट्रा काम जो होते थे ऊपर के, वो करने लगती थी। और इसकी डेट थी 5-6 तारीख में क्योंकि उनका फ़ोन आ गया था कि 5-6 तारीख में हमें जाना है, तो इसको मैंने डिले कर दिया और जो सर्दी के कपड़े थे ना, बस वो सिलने बैठ गई थी। तो देखिए ब्लाउज़ भी मेरा रेडी हो गया है और अब जो है दीदी हैं इसको करेंगी इंटरलॉक और जो इसमें हुकाई का काम है वो करेंगी और अब मैंने करूँगी प्रेस क्योंकि आप देख ही रहे हैं बाहर जो है शाम हो गई है, दिन ढल गया था, यही 6:30 का टाइम था और दीदी इसमें प्रेस करके सॉरी तुरपाई इंटरलॉक करके चली गई थी। अब मैं करूँगी इसमें प्रेस क्योंकि ये अभी भेजना है, तो मेरा छोटा वाला बेटा है ना वो ही दियाएगा। है तो पास में ही, छोटा बेटा मतलब दीदी का बेटा जो है वो दियाएगा और दीदी के बेटे के हाथ ही मैं इसको भेजूँगी क्योंकि उनको कल पहनना है। तो उनका फ़ोन आया था कि नेहा मुझे कल पहनना है, कल पार्टी में जाना है, तो आज ये ब्लाउज़ करके रेडी करके दे देना। तो बस मेरा ये ब्लाउज़ भी बन के रेडी हो गया है और दीदी ये क्या लेकर आई हैं? अच्छा, ये भी इन्हीं का ही ब्लाउज़ था, ये भी पहले का बना हुआ था, तो कह रहे थे कि ये ले इंटरलॉक हो गया है, इस पे भी प्रेस कर दे। और ये आ गया है पीयूष, दीदी का बेटा, इसी के हाथ अब ये हम कपड़े भेजेंगे। और बस वीडियो को यहीं पर ही हम एंड करते हैं और आशा करती हूँ कि आज आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। और सिलाई से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। जहाँ तक होगा मैं आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूँगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।